यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक है y बराबर साइन एक्स, ये जो रेड में है, और एक है y बराबर कॉस एक्स, ये जो ब्लू में है। और यहाँ पर हम इस ग्राफ से देखने की कोशिश करेंगे कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव, अगर मैं यहाँ लिखूँ कॉस एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये बराबर होता है माइनस साइन के, माइनस साइन एक्स के। ये हम इन ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। अब पिछली वीडियो में हमने प्रूव किया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये बराबर होता है हमारे कॉस एक्स के। ये हम प्रूव कर चुके हैं और तुम चाहो तो पिछली वीडियो में देख सकते हो, हमने लिमिट की मदद से साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रूव किया था कॉस एक्स के बराबर। और उससे पिछली वीडियो में हमने साइन एक्स और कॉस एक्स के डेरिवेटिव को अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी। हमने पॉइंट्स निकाले थे और देखा था कि उनकी टेंजेंट की स्लोप हमारे दूसरे वाले ग्राफ पे आ रही है। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखें, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। इस ग्राफ पे अगर मैं कोई पॉइंट लूँ तो उस पर टेंजेंट, जैसे मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, इस पे टेंजेंट की स्लोप मेरी यहाँ 0 है, तो ये चीज़ मेरे कॉस एक्स के ग्राफ पे आ जाती है। और ये चीज़ हमने सारे पॉइंट्स के लिए देखी थी। सारे पॉइंट्स के लिए तो नहीं, लेकिन हमारा अंदाज़ा ये था कि ये चीज़ सारे पॉइंट्स के लिए सही होगी। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों ग्राफ्स को शिफ्ट कर देता हूँ। मुझे पता है ये वाला पॉइंट जिस पर मेरे साइन एक्स की वैल्यू 1 आती है, ये पॉइंट है मेरा π/2। एक्स जब π/2 होता है तो मेरे साइन एक्स की वैल्यू होती है 1, तो ये रेड वाले ग्राफ पे वैल्यू आ रही है 1। और कॉस एक्स की वैल्यू होती है 0, तो ये ब्लू वाले ग्राफ पे मेरी वैल्यू आ रही है 0। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों ग्राफ्स को π/2 पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। अगर मैं ब्लू वाले ग्राफ की बात करूँ तो ये अगर π/2 पीछे शिफ्ट हो जाता है, मैं एक लाइन बनाता हूँ, इसको मैं अगर π/2 पीछे शिफ्ट कर दूँ, और अगर मैं रेड वाले ग्राफ को, मैं यहाँ पर भी एक लाइन बनाता हूँ, इसको अगर मैं π/2 पीछे शिफ्ट कर दूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये जो ऊपर मैंने दोनों ग्राफ बना रखे हैं, अगर मैं इन दोनों को π/2 पीछे करूँ तो ये जो नीचे मैंने दोनों ग्राफ बना रखे हैं वैसे हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्लू वाले ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मैंने π/2 पीछे खींच दिया है, π/2 लेफ्ट साइड खींच दिया है। यानी कि अगर मैं 0 पे देखूँ, यहाँ 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, अब ये वैल्यू 1 π/2 पीछे आएगी। ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा माइनस π/2। अब यही वैल्यू मेरी माइनस π/2 पे आएगी। और 0 से पहले मेरी वैल्यूज़ ऐसे कम होने लगती थी, तो ये चीज़ यहाँ पर माइनस π/2 के इधर होगी, ये चीज़ ऐसे कम होने लगेगी। और यही चीज़ 0 के राइट साइड भी हो रही है। 0 के राइट साइड वैल्यू मेरी कम हो रही है, तो वो चीज़ माइनस π/2 के पीछे होगी। तो बस मैंने यही किया है, मैंने इस ग्राफ को उठा के π/2 पीछे कर दिया है। और यही चीज़ हम रेड वाले ग्राफ पे देख सकते हैं। अगर हम देखें तो ये जो मेरा पॉइंट π/2 है, इस पर मेरी वैल्यू 1 आ रही थी, अब ये वैल्यू π/2 पीछे होके 0 पे 1 आ रही है। ये ग्राफ मेरा पीछे आ गया। और ये π/2 के लेफ्ट और राइट साइड वैल्यू कम हो रही थी, ऐसे वैल्यू गिर रही थी। यही चीज़ मेरे 0 के राइट हैंड लेफ्ट साइड हो रही है, ये यहाँ पर और यहाँ पर हो रही है। तो मैंने यही किया है, मैंने इसको उठा के π/2 पीछे कर दिया। लेकिन इस सब का डिफ्रेंसिएशन से क्या लेना देना है? लेना देना है टेंजेंट की स्लोप से है। अगर मैं किसी पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं π/2 की बात करते हैं, अगर मैं किसी पॉइंट पे उसकी टेंजेंट की स्लोप निकालूं, यहाँ पर इस रेड वाले ग्राफ पे मेरी टेंजेंट की स्लोप आ रही है 0, तो वो मेरे ब्लू वाले ग्राफ पे बता रही है। अगर मैं इसको और इसके टेंजेंट की स्लोप को दोनों को ही पीछे कर दूं, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये तो मेरी टेंजेंट की स्लोप बता रहा था। अगर मैं पॉइंट पीछे कर रहा हूँ तो मैं टेंजेंट की स्लोप को भी तो पीछे कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं ये चीज़ नीचे देखूँ, ये जो मेरा पॉइंट पीछे आ गया है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, π/2 की बात करूँ, ये जो पॉइंट मेरा 0 पे आ गया है, ये यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर इसकी टेंजेंट की स्लोप अभी भी 0 है। लेकिन इसके साथ ये जो मेरा ब्लू वाला ग्राफ है ये भी तो पीछे आ गया है। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, यहाँ पर ये जो इसकी स्लोप 0 दिखा रहा था, ये भी तो पीछे आ गया है, ये भी तो यहाँ पर आ गया है। वैसे ही सारे पॉइंट्स पीछे आ गए हैं। अगर हम एक और पॉइंट देखें, ये जो मेरा पॉइंट है 0, इस पर टेंजेंट की स्लोप है 1, जो कि ब्लू वाले ग्राफ पे यहाँ पर 1 दिखा रही है। अब अगर मैं इस पॉइंट को π/2 पीछे करूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर मैं ब्लू वाले पॉइंट को पीछे करूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यही चीज़ हम नीचे देख पा रहे हैं। अगर मैं रेड वाले ग्राफ को पीछे करूँ तो वो यहाँ पर आ गया। अब इस पॉइंट पे ये जो माइनस π/2 है, इस पे टेंजेंट की स्लोप 1 आ रही है, और यही चीज़ इस ब्लू वाले ग्राफ पे दिख रही है। इस माइनस π/2 वाले पॉइंट पे मेरी ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसकी स्लोप अभी भी ब्लू वाला ग्राफ बता रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो रेड वाला ग्राफ मैंने नीचे बनाया है, इस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप अभी भी ब्लू वाला ग्राफ दे रहा है। या मैं लिख सकता हूँ d/dx ऑफ जो मेरा रेड वाला ग्राफ है, इस पे टेंजेंट की स्लोप मुझे ब्लू वाला ग्राफ दे रहा है। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने दोनों ग्राफ को सेम दूरी से मूव किया है। अगर मैं किसी एक ग्राफ को छेड़ देता तो मेरी पूरी टेंजेंट की स्लोप वाली डेफिनेशन बदल जाती।
लेकिन हमने दोनों को एक साथ लेफ्ट साइड मूव किया है और बराबर दूरी से मूव किया है, इसलिए मेरे टेंजेंट की स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी भी पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट पे मेरे टेंजेंट की स्लोप यहाँ पर आ रही थी, अब ये दोनों पॉइंट पीछे हो गए हैं। अगर ये दोनों पॉइंट पीछे हो गए तो मेरे टेंजेंट की स्लोप, अगर ये पॉइंट मेरे यहाँ पर आ गए तो मेरे टेंजेंट की स्लोप अभी भी वही आ रही है। अब बस मुझे देखना है कि रेड और ब्लू ग्राफ है क्या। तो हमने जब फंक्शंस पढ़े थे और उनमें हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी, तो हमने देखा था किसी भी चीज़ को अगर तुम लेफ्ट साइड मूव करते हो, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अगर हम थोड़ी सी जगह बनाए, हमने ये देखा था कि अगर तुम किसी को लेफ्ट साइड मूव करते हो, किसी भी फंक्शन को c यूनिट से, तो fx की वैल्यू हो जाती है f ऑफ x प्लस c। ये fx बदल के f ऑफ x प्लस c हो जाता है। और यहाँ पर हमने c यूनिट नहीं, हमने यहाँ पर π/2 यूनिट मूव किया है। हमने दोनों को π/2 यूनिट्स लेफ्ट मूव किया है। तो fx जो भी मेरे फंक्शन का ग्राफ होगा वो बराबर हो जाएगा f ऑफ x प्लस c के, यानी कि f ऑफ x प्लस π/2 के। तो अगर हम यहाँ पर देखें, रेड वाला ग्राफ था मेरा sin x का, अब sin x पीछे जाके ये जो मेरा नया ग्राफ बनता है इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये जो नया रेड है इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये है साइन ऑफ x की जगह x प्लस π/2। और ये जो मेरा ब्लू वाला ग्राफ है ये ट्रांसफॉर्म होके ये जो नीचे नया वाला ब्लू बनता है इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा cos ऑफ x प्लस π/2। अब अगर तुम्हें ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हो तो मैं चाहूँगा कि तुम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स वाली वीडियो देखो, उसमें हमने हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग और वर्टिकल शिफ्टिंग के बारे में बात की हुई है और उसका फंक्शन की इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है ये हमने देखा हुआ है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमें रेड और ब्लू ग्राफ की इक्वेशन आ गई। यहाँ पर साइन ऑफ x प्लस π/2 लिखा हुआ है और ब्लू में cos ऑफ x प्लस π/2 लिखा हुआ है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि साइन ऑफ x प्लस π/2 इसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ x प्लस π/2, ये बराबर होता है cos ऑफ x के, ये cos ऑफ x के बराबर हो जाएगा। वैसे ही cos ऑफ x प्लस π/2, cos ऑफ x प्लस π/2 ये बराबर होता है माइनस साइन ऑफ x के, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव किया हुआ है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ रेड ये बराबर है ब्लू के, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस π/2 ये बराबर है cos ऑफ x प्लस π/2 के, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन ये बराबर है माइनस साइन x के। तो यहां मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ x ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन x के, माइनस साइन x के। अब तुम सोच रहे होगे कि sin x की डिफरेंशिएशन में तो हमने लिमिट यूज की थी, लेकिन cos x की डिफरेंशिएशन में तो हमने इस ग्राफ से काम चला लिया। ऐसा नहीं है, तुम चाहो, अगर मैं यहाँ थोड़ी जगह बनाऊं, तुम चाहो तो तुम cos x की डिफरेंशिएशन को भी, ये जो लिखा हुआ है इसको भी तुम लिमिट से प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने sin x की डिफरेंशिएशन को प्रूव किया था। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही बोलूंगा कि ग्राफ बना के समझने की बात कुछ और होती है।